बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और आज का प्रोग्राम टोटली बेस्ड है अमरीकी इंतखाबात के ऊपर कि सुपर पावर के तख्त पर हुक्मरानी की जो जंग है, अमरीकी सदर के चुनाव के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, वाशिंगटन, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया समेत 40 से ज्यादा रियासतों में लोग हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदारती इलेक्शन में 5 उम्मीदवार मैदान के अंदर हैं। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड जे ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। ग्रीन पार्टी की जो जिल स्टेन है वो भी सदारती दौड़ के अंदर शामिल है। अमरीकी इलेक्शन में 18 करोड़ से ज्यादा अफराद हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए इस वक्त पूरे हाउस के अंदर 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। अमरीकी सदर के इंतखाब में गैर मुल्की अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तानी और भारतीय नयाद शहरी अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुमीद दिखाई देते हैं। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड जे ट्रंप ने रियासत फ्लोरिडा में वोट कास्ट कर दिया है और इस वक्त की अगर मजमूई सूरत हाल की बात की जाए कि किस तरीके से इन वोटों में जो तनासुब है वो तब्दील हो सकता है, तो उसमें सबसे कलीदी किरदार जो है वो स्विंग स्टेट्स का है। ये आप जो इस वक्त फ्लोर के ऊपर देख रहे हैं, ये अमेरिका की 50 रियासतें हैं, लेकिन इनमें से अमेरिका की 7 स्विंग रियासतें जो हैं वो तख्ते अमेरिका की जंग में इंतहाई अहम हैं। यही वो रियासतें हैं जो मुस्तकबिल के अमेरिकी सदर के इंतखाब में अहम किरदार अदा करती हैं। इन रियासतों को अमेरिकी इक्तदार की कुंजी भी कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें नेवाडा की, तो यह रियासत 6 इलेक्टोरल वोटों की हामिल है। अब तक के वोटों की शरह के मुताबिक यहां से रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड जे ट्रंप मामूली बरतरी के साथ 49% वोट लेकर आगे हैं, जबकि डेमोक्रेट की उम्मीदवार कमला हैरिस 1 पॉइंट की कमी से बिल्कुल उनके पीछे मौजूद हैं। ऐसे इस रियासत के बाद अगर नजर डालें रियासत एरिज़ोना पर, तो यहां इलेक्टोरल वोटों की तादाद 11 है। बात करें अगर वोटों की शरह की, तो यहां पर भी ट्रंप जो है वो 50% बरतरी के साथ आगे हैं, जबकि कमला हैरिस 47% के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। स्विंग रियासत में विस्कॉन्सन भी 10 इलेक्टोरल वोटों के साथ अहम तरीन स्टेट समझी जाती है और यहां पर अगर वोट चार्ट का जायजा लिया जाए तो डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस 49% की शरह के साथ ट्रंप से 1 पॉइंट बरतरी हासिल किए हुए इस वक्त आगे चल रही हैं। उसके बाद अगर बात की जाए मिशिगन स्टेट की, तो मिशिगन में यह रियासत 13 इलेक्टोरल वोटों के साथ हर उम्मीदवार की आंख का तारा बनी हुई है। इस रियासत में तख्तो ताज की लड़ाई में कमला हैरिस 49% वोटों के साथ ट्रंप पर मामूली बरतरी हासिल किए हुए हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की शरह भी यहां 48% बताई जा रही है। इसके बाद अगर बात की जाए रियासत पेंसिल्वेनिया की, जिसे इस बार अमरीकी सदारती इंतखाबात में खासा अहम करार दिया जा रहा है, यहां इलेक्टोरल वोटों की तादाद सबसे ज्यादा 19 है। यहां अब तक की मौसूल इत्तलात के मुताबिक डोनाल्ड जे ट्रंप को 49% वोटों से बरतरी हासिल है और कमला बिल्कुल उनके पीछे मौजूद है। नजर डालें अगर नॉर्थ कैरोलिना पर, तो यहां पर इलेक्टोरल वोटों की तादाद जो है वो 16 बनती है, जबकि ट्रंप यहां भी 49% की शरह के साथ कमला हैरिस से आगे दिखाई देते हैं और कमला हैरिस अब तक 48% वोट हासिल करने में कामयाब रही हैं। एक और अहम रियासत इससे ही आगे आपको दिखाई देगी और इस रियासत का नाम है जॉर्जिया। यह उम्मीदवारों की तवज्जो का इंतहाई अहम मरकज है। यहां पर इलेक्टोरल वोटों की तादाद 16 है, जबकि यहां पर भी ट्रंप को कमला पर मामूली सी बरतरी हासिल है। ट्रंप 49 और कमला हैरिस 48% वोटों के साथ आमने सामने खड़े हैं। इस वक्त यह दंगल सजा हुआ है और दंगल में सब कुछ जो है वो अया होता चला जा रहा है। कब तक इसके नताइज बनेंगे, कब तक मामला होगा, और बिलखुसूस यहां पर जन्म लेने वाले सवालात जो हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। मुल्क भर के जो पंडित हैं
अमेरिका के अंदर जो मौजूद हैं, वो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को देखते हैं, वो यूक्रेन की सूरत हाल को देखते हैं, वो सेहत आमा की सहूलियात को देखते हैं, वो अमेरिका के अंदर दाखिली पॉलिसी और खारजा पॉलिसी के ऊपर नजर दौड़ाते हैं। इस वक्त जो सबसे अहम मरकज है उसमें पॉलिसी रिफ्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है। हमने ये देखा है कि एक तरफ डेमोक्रेट्स जो हैं वो अपनी पूरी की पूरी कैंपेन में कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर ज्यादा तवज्जो दिए हुए हैं, लेकिन उसके मुकाबले में ट्रंप ने अपने जो नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश की है उसमें ट्रंप ने सबसे बड़ा नारा लगाया है ग्लोबलिज्म नहीं, अमेरिकनिज्म। और यही वो नारा है जिसकी बुनियाद के ऊपर गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस इंतखाब में डोनाल्ड जे ट्रंप जो हैं वो आगे बढ़ने की बात हो रही है। इसी पे जावेद खान साहब जो रिपब्लिकन के रहनुमा हैं और आगा मसूद साहब जो डेमोक्रेट्स के रहनुमा हैं, वो दोनों हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और मसरूर जावेद साहब और आगा मोहम्मद साले साहब इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, क्या समझते हैं कि इन इंतखाबात में अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो सेहत आमा को लेके, दाखिला पॉलिसी को लेके, खारजा पॉलिसी को लेके जो कैंपेन पूरी बनाई गई है उसमें बरतरी या उसका आउटकम किस सूरत में देखने को मिला? देखिए, मैं फिर आपसे अर्ज करूं कि बहुत पुअर कैंपेन रही प्रेसिडेंट बाइडेन की, फिर उनका विड्रॉल, फिर कमाला हैरिस की उसमें शमूलियत, और सदर ट्रंप को एक मुसलसल कैंपेन है फ्रॉम डे फर्स्ट। क्या समझते हैं कि इस वक्त की जो कैंपेन चली और जिसमें ग्लोबलिज्म की जगह अमेरिकनिज्म का नारा लगाया गया, इसने जेन जी को किस हद तक अपनी तरफ मुतारिफ करवाया और सरमायाकार उनका जो इस वक्त मरकज था वो ग्रैब करने में डोनाल्ड ट्रंप किस हद तक कामयाब रहे? जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी कैंपेन बड़ी इफेक्टिव चलाई है। और इस दफ़ा जो आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि मुसलमानों का वोट जो है बहुत अहमियत रखता है, खुसूस तौर पे मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, पेंसिल्वेनिया में। और मुसलमान क्योंकि गज़ा के जंग की वजह से काफ़ी नाला है बाइडन से और कमाला हैरिस से और डेमोक्रेट से, तो मुसलमान बड़ी तादाद में ट्रंप साहब को वोट डाल रहे हैं। और मिशिगन में और पेंसिल्वेनिया में इन वोटों से फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बहुत कांटे का इलेक्शन है। तो मैं समझता हूं कि ट्रंप साहब को बहुत कामयाबी होने के चांसेस है क्योंकि मुस्लिम वोट्स उनकी तरफ पड़ रहा है और पाकिस्तानी वोट भी जो है वो ज़्यादातर उसका रुझान जो है वो ट्रंप साहब की तरफ से है क्योंकि बाइडन साहब ने जो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था पाकिस्तान में, उसकी वजह से पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट से इस वजह से भी नाला है। मगर बहरहाल बड़ा क्लोज इलेक्शन है। अब देखना यह है कि शाम के 7 बजे तक जब रिजल्ट आने शुरू होंगे तो क्या वाकई जो सारी एनालिसिस है वो पूरी होती नजर आ रही है। मेरे ख्याल में ट्रंप साहब को 270 इलेक्टोरल वोट्स में कामयाबी होगी, स्पेशली क्योंकि मुसलमान वोट जो है मिशिगन में और पेंसिल्वेनिया में खुसूसी तौर पे वो उनकी तरफ जा रहा है। जिस तरीके से बात की मसरूर खान साहब ने कि मुसलमानों का वोट बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। हमने पिछले दिनों ये भी सुना कि एक कैंपेन के दौरान कमाला हैरिस की तरफ से जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर बाद में बाइडन ऑफिस की तरफ से उसकी तरदीद कर दी गई कि ये हमारी कैंपेन का, ये हमारे नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। तो इससे आप समझते हैं कि मुसलमानों का वोट जो है वो किसी न किसी हद तक मुतासिर ज़रूर हुआ? देखिए, मुसलमानों का वोट जो है ना अमेरिका में अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो वो 2% है, लेकिन ओवरवेलमिंगली जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की वो मिशिगन में है और न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क की जो है ना डेंसली पॉपुलेटेड 5 बोरोस न्यूयॉर्क सिटी, उसके 20% पॉपुलेशन मुसलमानों पे मुश्तमिल है। फिर जो असल बात मुसलमानों की नहीं है इस वक्त जो कैंपसेस में नौजवान जिनकी उम्रें 18 साल से 30 साल के दरमियान हैं, वो लोग जो जेनोसाइड पे मुजाहरा करते रहे हैं इसराइल के खिलाफ अपना अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स, और फिर उन पे जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो तशद्दुद किया, उनको अरेस्ट किया, उनके असातिज़ा को अरेस्ट किया, पाबंदियां लगाई, तो वो सब जो हैं वो कौन थे? वो सब डेमोक्रेट थे और वो फॉर लेफ्ट के लोग थे, वो बर्नी सैंडर के फॉलोवर थे। अब उनके पास ऑप्शन क्या है कि वो डेमोक्रेट जिन्होंने कमाला हैरिस को वोट देना था, उनकी एक कसीर तादाद वो इस वक्त तीसरे कैंडिडेट को वोट दे रही है, तो डेमोक्रेट्स के तो वोट कट गए यहाँ पे, और फिर चॉइस ऑफ द कैंडिडेट गलत हो गया। सदर ट्रंप की लड़ाई इस वक्त डीप स्टेट से है और वो डीप स्टेट जो है वो पूरा जोर लगाएगी अगर इस इलेक्शन के नताइज
6 नवंबर की सुबह तक नहीं डिक्लेयर होते, कंसीड एंड ग्रीट नहीं करते एक दूसरे को, तो ये 6 जनवरी क्या 20 जनवरी तक ये मामला हल नहीं होगा। नहीं, जो आपने ये कहा कि हम थर्ड ऑप्शन के ऊपर ज्यादा गौर कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपको मौजू क्यों नहीं लगता? जी, थर्ड ऑप्शन से नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो डेमोक्रेट्स को से नहीं, नुकसान तो हो रहा है डेमोक्रेट्स को, क्योंकि वो सब लोग डेमोक्रेट्स हैं। नौजवान नस्ल जो है वो डेमोक्रेट है, और वो डेमोक्रेट नस्ल जो है अब इस वक्त वो ना कमाला को वोट देगी, क्योंकि वो उनके उस ग्रुप से बिलोंग करते थे, और सदर ट्रंप चूंकि वो उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें भी, इसलिए वो तीसरी पार्टी को, और इस इलेक्शन के नतीजे में ये अमेरिका की तारीख का वो मुनफरिद इलेक्शन है कि जहां 2 पार्टी सिस्टम मुझे ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, और एक तीसरी कुव्वत, एक तीसरी पार्टी स्टैब्लिश हो रही है, और उसकी कैंडिडेट है जिल स्टीन। और लेकिन अगर लैंडस्केप पे देखा जाए तो एक और मेरा टेक ये है कि अमेरिका में एक मेजर अपसेट और होने वाला है कि कोई ब्लू स्टेट रेड होने वाली है। यानी न्यूयॉर्क के बारे में मैं कह सकता हूँ, न्यूयॉर्क सिटी जो है वो जो फैसला करेगी उससे पूरी स्टेट का मिजाज बदल जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी डेमोक्रेट ओवरवेलमिंगली है, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन 8.6 मिलियन है। बाकी लैंडस्केप में 62 काउंटीज में से जो लैंडस्केप पे जो काउंटीज हैं 50 से ज्यादा, वो तमाम रेड है, तमाम रिपब्लिकन है। लेकिन चूंकि काउंटीज की पॉपुलेशन कम है और न्यूयॉर्क सिटी का वोट उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और 92 से न्यूयॉर्क स्टेट एक ब्लू स्टेट है, डेमोक्रेट स्टेट है, ये कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। आप क्या समझते हैं खान साहब, जिस तरीके से आगा साहब ने बात की, मेरे लिए तो अचंभे की बात यह है कि अगर पर्पल स्टेट को कहा जाता कि वो ब्लू या रेड में तब्दील हो रही है तो ये एक और बात थी, लेकिन यहाँ पर एक पार्टी के असर से निकल के दूसरी पार्टी में पूरी की पूरी स्टेट का चले जाना, मानते हैं इस बात को? और अगर मानते हैं तो किन बुनियादों के ऊपर? नहीं, इस पे एक दलील है। मैं समझता हूँ कि इनका तज्जिया तो ये सही है, मगर मैं इतना ज्यादा फर्क ब्लू स्टेट का न्यूयॉर्क जैसी स्टेट का रेड होना या टेक्सास जैसी स्टेट का ब्लू होना वो मुश्किल है। इलेक्शन जो है ना वो एक टॉस अप स्टेट्स में है, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सन, मिशिगन, एरिजोना, नेवाडा, इन स्टेट्स में इलेक्शन है, और इस स्टेट में भी चंद वोटों से फर्क पड़ेगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे मिशिगन में सारे मुसलमान जो है वो बड़ी तादाद में ट्रंप को वोट दे रहे हैं, तो वो 2-3% जो है बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। इसी तरह दूसरी जगहों पे भी। और जहां तक जेनजी का ताल्लुक है, यंग लोगों का ताल्लुक है, वो वाकई फलस्तीन की वजह से बहुत नाला है डेमोक्रेट से। तो अगर वो डेमोक्रेट्स को वोट नहीं दे रहे, और अगर ट्रंप को भी नहीं दे रहे, तो डेमोक्रेट को तो नुकसान है। और ट्रंप को इस तरह का फायदा जरूर है कि डेमोक्रेट्स के वोट कम हो रहे हैं, मगर मैं समझता हूं कि इलेक्शन जो है एट द एंड ऑफ द डे इन्हीं टॉस अप स्टेट्स में डिसाइड होगा। इसमें जॉर्जिया भी शामिल है, साउथ कैरोलिना भी शामिल है, नॉर्थ कैरोलिना भी शामिल है। ये 6-7 स्टेट जो है ये डिसाइड करेंगी। अगर पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सन ट्रंप साहब की तरफ आ जाती है, तो मैं समझता हूँ ट्रंप साहब के लिए 270 इलेक्टोरल वोट्स लेना बहुत आसान हो जाएगा। अगर पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सन कमाला हैरिस की तरफ चली जाती है, तो फिर उनके लिए चांसेस हैं 270 इलेक्टोरल वोट्स लेने का। आगा साहब, आप समझते क्या है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर ये वोटों का फर्क पड़ता है तो उसमें बुनियादी किरदार क्या होगा? और दूसरी बात ये है कि इस वक्त बहुत सारी बातें की जा रही हैं फेक न्यूज़ की, फेक वीडियोस की, उसको भी बुनियाद बनाया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन के नताइज के बाद बहुत सारे लोग उसके ऊपर भी सवालात उठाने लग जाएंगे। मेरी इस पे राय जरा मुख्तलिफ है। जो स्विंग स्टेट्स हैं उसमें जो चीज फैक्टर काउंट कर रहा है, जिसे कोई शख्स इस बात पे आमादा नहीं है, बात ना मेन स्ट्रीम मीडिया, ना इवन हम जो एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं। अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ दलाइल से। दलाइल ये हैं कि जो आपकी स्विंग स्टेट्स हैं इनमें मिनिमम 400% और मैक्सिमम 775% वो जो बॉर्डर क्रॉस करके अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स नहीं है, वो अनडॉक्यूमेंटेड इंट्रूडर्स मैं कहूँगा कि जिनको आने दिया गया है बैकग्राउंड चेक के बगैर, वो बर्डन है इन स्विंग स्टेट्स की पॉपुलेशन में। और इन स्विंग स्टेट्स का मिजाज इसलिए बदल रहा है और इसलिए बदलेगा कि जो वसाइल, जो ज़रूरतें आप अपने शहरियों को फराहम करते हैं उसमें आपने कमी की, और बहुत बड़ी फंडिंग उनकी रिहेबिलिटेशन, उनको आप वजीफे दे रहे हैं, उनको आप मेडिकेशन दे रहे हैं, उनको आप रिहाइश दे रहे हैं, उनको आप फोन, मोबाइल फोन तक आप
उन्हें फराहम कर रहे हैं, तो 5 स्टार होटलों में अकोमोडेशन दे रहे हैं। ये है स्विंग स्टेट की पोजीशन। आइए न्यूयॉर्क की तरफ चलते हैं। मैं न्यूयॉर्क का रहने वाला हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो डेमोक्रेट हैं उन्होंने 2-2.5 लाख वो तारकीन वतन जो मैक्सिको बॉर्डर से क्रॉस करके आए हैं उन्हें न्यूयॉर्क में भेजा। आपका PIA का रोजवेल्ट होटल भी उनकी अमाजगाह में शामिल है। न्यूयॉर्क सिटी ने मजबूरन उस होटल को एक्वायर किया और उस होटल में इस वक्त वो तमाम तारकीन वतन जमीनों पे बिस्तरे बिछाए बैठे हैं और उनको पैसे भी मिल रहे हैं, उनको मराहत भी मिल रही हैं। लेकिन जो 20-20 वर्षों से अमेरिका के उस प्रोसेस में वेट कर रहे हैं वो लीगल इमिग्रेंट्स, अपने इंटरव्यू का, अपनी फैमिलीज की रीयूनियन का, उनको तो आपने अभी तक दिया कुछ नहीं। और वहां से आप बाहर बुला के आप कौन से इमिग्रेंट दोस्त साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो था ना एक पर्दा, ये फट गया है और उससे लॉलेसनेस बढ़ी है, उससे क्राइम बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हुई है। अच्छा, एक चीज बताइए कि बाइडेन के दस्तबरदार होने के बाद कमला हैरिस की जगह अगर मिशाल ओबामा होती उम्मीदवार, तो तब आपको नताइज मुख्तलिफ लगते हैं या तब भी यही लगते? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, अगर हिलरी क्लिंटन जैसी यानी खूबरू, दानिशमंद, पॉपुलर और एक्सपीरियंस खातून सदर ट्रंप का मुकाबला नहीं कर सकी, तो कमला हैरिस तो बोल नहीं सकती, डिबेट नहीं कर सकती, इंटरव्यू नहीं दे सकती, स्पीच नहीं कर सकती। वो तो मम्बल करती हैं और उन्हें मतलब अगर सवाल किया जाए, MSNBC के वो 60 मिनट में 60 एडिट्स हैं उनके और उनके पास तो कोई पॉलिसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं जो आपसे अर्ज करूं, अभी उनका एक ट्वीट है जो उन्होंने कहा है कि मैं मारिजुआना को एंजॉयमेंट और प्लेयर के लिए, उसको रिक्रिएशन के लिए लीगल करूंगी। अब मारिजुआना को लीगल करना इस कैंपेन में, ये मैसेज किसको दे रहे हैं? उस नौजवान नस्ल को दे रहे हैं आप। अब वो नौजवान नस्ल आपसे बगावत किए बैठी है, आप उनको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो राजी होने वाले नहीं है इससे। और दूसरी तरफ मैं इसको अमेरिका के इस यानी वाइस प्रेसिडेंट के इस इकदाम को ताबीद ये करता हूं कि अमेरिका जो है वो चाइना 1948 से पहले वाला चाइना बनने जा रहा है और उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइना जो है वो एक सुपर पावर के तौर पे उभर रहा है। यानी ये तो बड़े होशरुबा इंकशाफात आपने किए हैं। मसरूर खान साहब, जिस तरीके से बात हो रही है कि नौजवान जो हैं वो गज़ा को लेके बड़े जो हैं टची हैं, और इस पूरी सूरत हाल में जिस तरीके की कंपेन चलाई गई या एहतजाज किए गए, अभी हालिया सूरत हाल में 52 भी बम्बार तैयारे मशरक़ वस्ता में पहुँचाए गए, वहाँ पर वॉर हेड्स मज़ीद पहुँचा दिए गए हैं। तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन के आने के बाद ये पॉलिसी जो है ये रिव्यू होगी, शिफ्ट हो सकती है बड़े पैमाने के ऊपर? देखिए, मैं नहीं समझता कि मिडिल ईस्ट के लिए ट्रंप साहब का कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज आएगी। फर्क सिर्फ ये है कि लोग जो बाइडेन साहब से, डेमोक्रेट से नाला है मिडिल ईस्ट के पॉलिसी के ऊपर, वो ये कहते हैं कि इनको तो हमने आजमा के देख लिया, इन्होंने तो हमें बड़ा धोखा दिया है, अब ठीक है हम इनको नहीं देते, ट्रंप साहब को आजमा के देखते हैं। तो वो उस तरह की चीज तो हो सकती है, मगर ये एक्सपेक्ट करना कि ड्रास्टिक चेंज हो जाएगी, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ट्रंप साहब ये जरूर चाहते हैं और उनका बयान भी है कि वो चाहते हैं कि ये जंग जो है किसी तरह से खत्म हो, और उन्होंने नेतन्याहू को मैसेज भी दिया है कि मेरे ओथ लेने से पहले इस जंग को मुकाओ। तो वो इस हद तक, और ट्रंप साहब का एक पोजीशन ये भी है कि वो ये अनएंडेड वॉर्स के ऊपर बिलीव नहीं करते। यूक्रेन की वॉर के ऊपर उनका बड़ा सख्त इशू है, वो नहीं चाहते कि यूक्रेन की वॉर चले, मिडिल ईस्ट में भी वो नहीं चाहेंगे। तो उनका तरीक़ाकार डिफरेंट है और मैं समझता हूँ इससे उनका फायदा है। और यंग लोगों से कम वो डेमोक्रेट्स को वोट नहीं डाल रहे, तो इसका फायदा ट्रंप साहब को जरूर है। और मुसलमान वोट ट्रंप साहब ने गेन कर लिया है अपनी इस पोजीशन की वजह से, जो बाइडेन हैरिस के एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई थी मिडिल ईस्ट के ऊपर, उसकी वजह से मुसलमान वोट जो है और पाकिस्तानी वोट भी ट्रंप साहब की तरफ जा रहा है। और ये स्विंग स्टेट्स में ये भले 1-2% ही है, मगर ये बड़ा अहमियत रखता है क्योंकि वो इलेक्शन बड़ा क्लोज इलेक्शन है और 1-2% से फर्क पड़ सकता है, 1-2% से फर्क पड़ सकता है। आगा साहब, यहाँ पे हमारे यहाँ एक राय पाई जाती है कि कोई भी अमरीकी सदर आए वो नहीं चाहेगा कि पहले दिन उसके टेबल के ऊपर जंगों का पूरा जो है बयानिया पड़ा हुआ हो और वो उसको टैकल करने में लग जाए। क्या समझते हैं, कोई भी नई हुकूमत, रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स, कोई भी आए, जंग बंदी की तरफ जाएगी या मजीद पैसा खर्च करने की तरफ जाएगी? क्योंकि सबको एतराज ये है कि जंगों के ऊपर मजीद पैसा खर्च कर दिया जाता है। देखिए, जहाँ तक व्हाइट हाउस का ताल्लुक है,
since Barack Obama came into the White House onward, अमेरिका के बजाय जंगें ख़त्म होने के वादे तो उन्होंने भी यही किए थे कि हम ये पीस लाएंगे, हम विड्रॉल करेंगे, लेकिन जितनी एक्सपेंशन बराक ओबामा के दौर में हुई मिडिल ईस्ट में, जितना एग्रेशन उनके दौर में हुआ, जितनी एंटी इमिग्रेंट डेपुटेशन है अमेरिका की इस रिसेंट सेंचुरी की रिकॉर्ड डेपुटेशन बराक ओबामा ने की हैं, वो बुनियाद रखी जा चुकी है। डेमोक्रेट अपने उस नैरेटिव से हट गए हैं। बेसिकली वो एक इमिग्रेंट नैरेटिव को लेके, डाइवर्सिटी के नैरेटिव को लेके उसे यूज कर रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली जिसको सपोर्ट किया वो अमेरिका का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है और फिर फार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स है, और यही अमेरिका की स्टेट है। और इस डीप स्टेट को जक पहुंचेगी अगर जंग बंद हो जाएगी। इस डीप स्टेट के मफादात जो है वो एट स्टेक आ जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि जो आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं वो चाइना से लेते रहें और अमेरिका का असला दुनिया में बेचते रहें। ये है डेमोक्रेट पॉलिसी, और इस वक्त डेमोक्रेट का इशू भी नहीं है। आप ये देखिए कि बराक ओबामा को रिपब्लिकन पार्टी रेजिस्ट कर रही थी, और वो रिपब्लिकन पार्टी इतना रेजिस्ट कर रही थी कि 6 कैंडिडेट थे डेमोक्रेट रिपब्लिकन प्राइमरी में जो बराक ओबामा के अगेंस्ट कॉन्टेस्ट कर रहे थे। इवन निकी हेली थी, अपना क्या कहते हैं उसका, विवेक था एक इंडियन, और सब लोग थे। और फिर अपना सदर कैनेडी का नेफ्यू रॉबर्ट कैनेडी, वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैलेट पे पहुंच चुका था। तो सब लोगों ने मिलकर फैसला किया कि हमें विड्रॉ करना है। तो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी बराक ओबामा को, अपना सदर ट्रंप को सपोर्ट हासिल नहीं थी। वो जो सपोर्ट मिली है वो ओवरवेलमिंगली प्राइमरीज जीतने के बाद मिली है। तो सदर ट्रंप ने अगर नॉमिनेशन ली है तो वो अवाम के और अपना डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी के उन वोटर से प्राइमरी में ली है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि रिपब्लिकन पार्टी भी डिवाइडेड है। अमेरिका इज रन ऑन बाय द एपैक, अमेरिका इज रन बाय द डीप स्टेट। और वो डीप स्टेट कौन है? वो ये सारे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट है जो दुनिया में, जिन्होंने पेंडेमिक क्रिएट किया, शटडाउन किया, उनके इंटरेस्ट में ये है। और अगर जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ये मेरा टेक है कि हम गैर एलानिया तीसरी जंगे अजीम में दाखिल हो चुके हैं, और इस जंग का बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है, और ये इस इलेक्शन के बाद हो जाएगा। चले, आप फिर क्या समझते हैं? यानी हम मफरूज़े के ऊपर अगर बात कर लें, डोनाल्ड ट्रंप अगर कामयाबी हासिल कर लेते हैं तो जिस तरह माजी में हमने देखा हुआ है कि नेटो को प्रेशराइज किया गया कि हम बजट ज़्यादा नहीं देंगे, आप लोग भी हिस्सा डालें, उसके जो ममालिक थे, और फिर ये भी देखने में आया कि उन्होंने भी हिस्सा डाला। तो क्या नेटो का बजट कट होते देखेंगे, या फिर जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसका बजट तो फिर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अगर इस इलेक्शन का नतीजा कामला हारिस और डेमोक्रेट की फतह की शक्ल में निकला तो दुनिया एक बहरान में जाएगी, हम अमन से बहुत दूर चले जाएंगे। बस ये मेरा बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। बीइंग ए डेमोक्रेट, जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसे आप तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन सर, आप ये समझ सकते हैं कि 2 पार्टी जो स्टेट है वो एक ही बार में जो है तीसरी पार्टी उभर के इन दोनों के ऊपर हावी हो सकती? नहीं, तीसरी पार्टी हावी नहीं हो सकती, लेकिन तीसरी पार्टी की बुनियाद रखी गई है इस इलेक्शन में। उसको मुमकिन है 4 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, नोबडी नोस। ये डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस पे। इससे पहले अमेरिका का निज़ाम जो था, इलेक्टोरल सिस्टम था, वो 2 पार्टीज पे था। तीसरी पार्टी कोई बाकायदा बाज़ाब्ता फेडरली एक्नॉलेज नहीं होती थी। अगर इस दफा तीसरी पार्टी जिस टीम की शक्ल में 5% वोट ले गए, तो फिर वो तीसरी पार्टी के तौर पे बाज़ाब्ता तौर पे अपने कैंडिडेट्स पूरे अमेरिका में खड़े कर सकें। अगर देखा जाए इस पूरे मंजरनामे में कि जिस तरीके से दुनिया में ब्लॉक्स नहीं बन रहे हैं, किसी तरफ हाथ बढ़ाया जाता है फिर हाथ खींच लिया जाता है, क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन के बाद रिपब्लिकन अगर आते हैं तो किसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा? यानी यूक्रेन वॉर का खात्मा के बाद रिपब्लिकन नहीं आएंगे। इस इलेक्शन के बाद या तो सदर ट्रंप आएंगे या वो डीप स्टेट अपना कंट्रोल बजरिया करेगी डेमोक्रेट। इस वक्त अमेरिका जो है वो एक उस डीप स्टेट के नरगे में है, और जिनके मफादात जो हैं वो सिर्फ दुनिया में मईशत पे गलबे के हैं कि दुनिया की इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल किया जाए, डीपॉपुलाइज कैसे किया जाए दुनिया को, बीमारियां कैसे फैलाई जाएं, फिर उनकी दवाइयां कैसे बेची जाएं,
कैसे वैक्सीन बेची जाए, कैसे हथियार बनाए जाए, ये दुनिया जो है वो एक और साइकिल में चल रही है। सदर ट्रंप उसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये, आप ये कहते हैं कि डीप स्टेट ही कंट्रोल करेगी, वो चाहे ट्रंप आए, रिपब्लिकन नहीं आएंगे, या डेमोक्रेट्स आए, कमला हैरिस आए, लेकिन सवाल ये है कि सर डीप स्टेट्स भी कम्युनिटी नर्व्स के मुखालिफत क्या कर पाएंगी? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा जो कैपिटल हिल के ऊपर हमला था, तो इसके बाद अगर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक कुछ नहीं निकलता तो क्या खाना जंगी की सूरत हाल भी हो सकती? अमेरिका में खाना जंगी तो नहीं हो सकती, क्योंकि 50 रियासतों का मतलब है 50 ममालिक। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है। अमेरिका का जो इलेक्शन है 6 डिफरेंट टाइम जोन में हो रहा है। आप अमेरिका की मिसाल रशिया से नहीं दे सकते। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट में 50 ममालिक हैं, उनके अपने अपने चार्टर्स हैं, उनके अपनी अपनी हुकूमतें हैं, गवर्नर्स हैं, और फिर वो एक आइन के तहत, फेडरेशन के तहत, यानी उन्होंने एक इल्हाक किया है अमेरिका के आइन से, और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है। अब ये कहाँ जाके ब्रेक करेगा? ये खाना जंगी नहीं हो सकती। हाँ, मुख्तलिफ रियासतों में शोर उठ सकता है अमेरिका से अलहदगी का और रेफरेंडम का, और उस रेफरेंडम कराने का इख्तियार उस रियासत के गवर्नर के पास होता है। तो आप समझते हैं कि कोई गवर्नर इंतखाबात के नताइज को मानने से इनकारी हो जाए? देखें, गवर्नर से फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर जो होता है उस रियासत का, यानी उस हर रियासत का गवर्नर अपने इलेक्टोरल सिस्टम से, वो इलेक्टोरल कॉलेज के वो जो होते हैं वोट, उसको काउंट करके सर्टिफाई करके भिजवाता है कांग्रेस में, और कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट ने उसको सर्टिफाई करना होता है। तो यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है कि अपना, यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है उस इलेक्शन को सर्टिफाई कैसे करेगा कि जबकि वो खुद उम्मीदवार है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इसकी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे समझ में आए कि कमला हैरिस कैसे सर्टिफाई करेंगी अपने ही इलेक्शन को 6 जनवरी को। तो बहुत सारे मसाइल हैं, इफ एंड बट्स बहुत हैं इस इलेक्शन में। तो लीगल ग्राउंड्स के ऊपर कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं, या फिर ये पहली नजीर है कि जिसके बाद अब अगले लीगल ग्राउंड्स बाद में बनेंगे? मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इस वक्त मेरे मुशाहिदे में, मेरे इल्म में जो बात आ रही है, जो सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस में उन रिजल्ट्स को सर्टिफाई करता है, जैसे कि सदर ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने किया था, और उन्होंने बाइडन की वो तमाम नशिस्तों पे कहीं इतराज नहीं किया, उनको जिता दिया। और सदर ट्रंप और माइक पेंस का आपस में इख्तलाफ भी इसी बात पे था। वो उन्हें ये कह रहे थे कि इस पे ऑब्जेक्शन करो, इस पे इतराजात उठाओ, उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर रिपब्लिकन और डीप स्टेट का एक प्रेशर था। वो प्रेशर बियर नहीं कर पाए, और आज तक वो एक दूसरे से वो नहीं बात करते। इसी तरह से कमला हैरिस अपने ही इलेक्शन को सर्टिफाई कैसे करेंगी, ये सवाल उठा है, और मैं इसको जरा थोड़ा सा अपने रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई कल क्या होगा, यानी इसकी लीगल फॉर्मेशन क्या बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेशन क्या बनेगी। मसरूर जावेद खान साहब, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से बहाल हो जाए, लेकिन इसी के ऊपर आपका मुझे मौक़िफ़ चाहिए कि इस वक्त हमने माजी के अंदर देखा कि रिटेलिएशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली। अब की बार कंट्रोल जो है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि AI का किरदार भी बहुत ज़्यादा है। इलेक्टोरल वोट जो हैं उसको तो एक तरफ रखें, इलेक्ट्रॉनिक वोट्स के ऊपर भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि एक बार तो रशिया के ऊपर उंगली उठा दी गई थी, तो क्या अब की बार भी ऐसी कोई खबर सुनने को मिलेगी? देखिए, इस वक्त जो उनके इत्तेहादी हैं सदर ट्रंप के, जिसमें एलॉन मस्क, रॉबर्ट कैनेडी और वो जो हैं, क्या अल्लाह उनका भला करे, मैं नाम उनसे ज़हन से निकल गया, खातून डेमोक्रेट थी, उन्होंने रिजाइन करके रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, गवर्नर थी रियासत की, नाम ज़हन से निकल रहा है, अभी आएगा, मैं आपके पास करता हूँ। तो ये वो लोग हैं, ये वो फैक्टर है, और ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है अमेरिका में बंद होनी चाहिए, ये इसकी मुखालफत कर। तो इसका मतलब ये है कि ये टेक्नोलॉजी के लोग, और ख़ास तौर पे एलॉन मस्क का इस बात पे स्टैंड लेना, ट्वीट करना, इस बात की गमाजी करता है कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन इट।
यानी आपने पॉइंट अच्छा उठाया। मसरूर जावेद खान साहब हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। खान साहब, बात ये हो रही थी कि हालिया तनाजुर में दुनिया जद्दत पसंदी की तरफ माइल हो रही है, लेकिन हमने अमेरिकन इलेक्शन के अंदर ये देखा कि ट्रंप या उनके इत्तेहादी जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और माजी में भी इसकी एक रिवायत मिलती है कि रशिया के ऊपर बाकायदा पॉइंट आउट करके ये कहा गया कि ये इन्वॉल्व थे यहाँ के नताइज को तब्दील करने में। तो अब की बार अगर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो क्या ये जेन्युइन है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे सिर्फ उस खदशे के ऊपर पर्दा डालने के लिए बनाए गए हैं कि अगर कहीं हार हो जाती है तो इस नैरेटिव को उठाया जा सकता है? जी, मैं नहीं समझता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की वजह से कोई फर्क पड़ना है, क्योंकि अब पिछली दफा के मुकाबले में एक चेंज ये आई है कि इलेक्ट्रिक वोटिंग अलाउ तो है, मगर उसके साथ साथ पेपर बैलेट का भी बैकअप वो रखते हैं। जैसे जब मैंने वोट दिया तो पेपर बैलेट भी था और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी थी, और पेपर बैलेट बाकायदा एक रिकॉर्ड की तरफ पे है। तो मैं नहीं समझता, हाँ पॉलिटिकली रेटोरिकली इसको किया जा सकता है। और अमेरिका जो है ना, ये एक बात समझनी चाहिए कि अमेरिका जो है वो इससे रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। ये कोई इस तरह से नहीं है कि फॉर्म 45 पे कोई जीता और फॉर्म 47 वाले को हुकूमत दे दे। सर ये तो उधर बैठे हुए आप तंज कर रहे हैं सर। ये तो जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं आप। मगर सही जख्मों पे नमक है, राइट? नहीं, मगर मेरा कहने मतलब ये है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट बुश और गोर का इलेक्शन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया था और उन्होंने फैसला कर दिया और सबको उसे मानना पड़ा। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि जनाब इस तरह की बातें हो कि जनाब इलेक्शन, हाँ ठीक है, जो इलेक्शन में अगर कामयाब नहीं होते, खास तौर पे अगर ट्रम्प साहब, तो जरूर शोर डालेंगे, उनके लोग शोर डालेंगे, मगर एट द एंड ऑफ द डे रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल इन दिस कंट्री। सही। और आप क्या समझते हैं कि सर मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है उसमें बाकायदा तौर पे अब ईरान की तरफ से धमकी का दिया जाना और एक्सपेक्टेड है? पहले ये कहा गया था कि इसी इंतखाबात के आसपास में वो हमला कर देगा, फिर अब ये कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि इराक़ की सरजमीन इस्तेमाल की जाएगी और वो हलफ बर्दारी से पहले करेगा। अब उसमें अमरीका बतौर इत्तेहादी इजराइल का साथ देगा उस दिफाई मुआहदे के तहत। क्या उस पर परेशानी हो सकती है और उस पर एक नया कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है? देखिए, जहां तक आम अमेरिकन वोटर्स का ताल्लुक है, वो तो मिडिल ईस्ट के सिचुएशन में वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनका प्रोपेगेंडा इजराइल का बहुत ज्यादा है यहाँ पे। इस चीज का फर्क जो है सिर्फ मुसलमान वोटर्स के ऊपर या नए जो इमिग्रेंट वोटर्स हैं, इंडियन वोटर्स, पाकिस्तानी वोटर, मुस्लिम वोटर, खासतौर पे अरब वोटर्स, उनके ऊपर फर्क पड़ता है। और वो जहाँ पे चंद एक स्टेट जहाँ पे उनकी 1-2% है, वो वहाँ पे वोट डालेंगे, वो टॉस अप स्टेट में फर्क आ जाएगा। एक बात जरूर है कि ट्रम्प साहब जो हैं वो जंगों के खिलाफ हैं, तो ज्यादा फर्क जो है मैं समझता हूँ यूक्रेन की वॉर के ऊपर पड़ेगा कि कौन इलेक्शन में आता है। अगर कमाला हैरिस वापस आती हैं तो यूक्रेन की जंग में उसी तरह से चलता रहेगा मामला, उसी तरह से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देते रहेगी अमेरिका यूक्रेन को। हाँ, अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो यूक्रेन की जंग के खत्म होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रम्प साहब वैसे भी जंगों पे बिलीव नहीं करते और प्यूटन से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। मिडिल ईस्ट की सिचुएशन में मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पॉलिसी के तौर पे, चाहे वो ट्रम्प साहब आए या कमाला हैरिस आए। आगा साहब, आप क्या समझते हैं? एक बादी नज़र में तासुर ये है कि डेमोक्रेट्स रहनुमा जो होते हैं वो सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, लेकिन उनके जो एक्ट होते हैं वो बड़े हार्श होते हैं, और रिपब्लिकन जो है वो हार्श स्पोकन होते हैं लेकिन उनके एक्ट जो हैं वो बड़े सॉफ्ट से होते हैं। ये जो तफरीक है किन बुनियादों के ऊपर? देखिए, माजरत के साथ मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। एक बुनियादी तौर पे ये स्टेट क्राफ्ट है, और स्टेट क्राफ्ट में जो चीज़ें होती हैं ना, रियासत की सतह पे तय होती हैं। जब खारजा पॉलिसी बनती है तो वो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं और जो इन्फ्लुएंस करने वाले होते हैं, जो लॉबी करने वाले होते हैं, वो अपना काम दिखा रहे होते हैं। ये हार्श बोलने से और सॉफ्ट बोलने से कुछ नहीं होता। ये लहजा एक ही होता है। कान यहाँ से पकड़े या सर घुमा के उल्टे हाथ से पकड़े, वो कान पकड़ने वाली बात है। कान पकड़े जाएंगे तो पाकिस्तान के और ईरान के। इस वक्त अगला निशाना पाकिस्तान और ईरान है। पाकिस्तान के अंदर ये बात मीडिया में तो नहीं आती, लेकिन इस बात को, यानी वो डीप स्टेट का वो क्राफ्ट जो हमारे यहाँ मीडिया में इस वक्त जो तासुर पाया जा रहा है आगा साहब, वो तो ये है कि रिपब्लिकन आएंगे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे जी पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ने की बातें हो रही होंगी, और डेमोक्रेट्स आएंगे तो बड़े हार्श हो जाएंगे। वो स्टेट क्राफ्ट है। पाकिस्तान के बारे में और ईरान के बारे में एक स्टेटमेंट यूज होती है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान आर एक्सिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इजराइल।
ये एपैक की फंडामेंटल बेस लाइन है। तो आप कैसे तवक्को रखेंगे कि एपैक, जूइश लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी, जिन्होंने पूरी दुनिया में किसी की परवाह नहीं की, किसी कदर की परवाह नहीं की, वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर होने के बाद आप ये देखें कि वो जंग किस तेजी से उन्होंने की और उन्होंने एक जेनोसाइड किया। आज 21वीं सदी में जब दुनिया में कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती और हमारे सामने हो रहा है और आप बोल नहीं पा रहे, पूरा मिडिल ईस्ट खामोश है, पाकिस्तान खामोश है, सिर्फ एक ईरान है जो मुज़ाहमत कर रहा है। और ईरान को सबक सिखाने के लिए मेरा ख्याल है कि वो स्टेट क्राफ्ट जो है वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो। तो एक स्टेट क्राफ्ट पॉलिसी है। तो बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं सर, लेकिन पॉलिसीज जो होती हैं वो रियासतों के माबैन होती हैं और उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। उस इंटरेस्ट से हट के नहीं होता। हाँ, उस इंटरेस्ट से हट के नहीं होता। मसरूर साहब तायद करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। अब जैसे आपने खुद बयान किया जी, ट्रंप के आने से जंगें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वो माजी का एक नैरेटिव देखें, अब का देखें, फ़र्क पड़ता है। हमारे यहाँ भी उर्फ़ आम में यही होता है कि इलेक्शन से पहले का नैरेटिव और होता है, इलेक्शन के बाद की तरजीहात कुछ और होती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखें, एक चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है यहाँ के इलेक्शन के ऊपर कोई बहुत बड़ा एक मसला नहीं है। पाकिस्तान की सिचुएशन जो है यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं हो रही। हाँ, पाकिस्तानी अमेरिकन जो है वो किसी हद तक उस पर बातचीत कर रहे हैं और कांग्रेसमैन से, सेनेटर से अपना मिल रहे हैं, मगर इलेक्शन के लिए ये बहुत ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज इलेक्शन है, यूक्रेन वॉर, यस इट इज इम्पोर्टेंट। मिडिल ईस्ट वॉर, हमारे हुक्मरान तो इधर बताते हैं जी कि ये फलां लोग जाके वहां पे लॉबिज्म कर रहे हैं, उनको इंडोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा कुछ इलेक्शन की वजह से हो रहा है। हाँ, वो है जरूर, मगर इनके जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज या दोनों कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान की सिचुएशन का। ये जरूर है कि अगर कमाला हैरिस आती हैं तो बाइडेन साहब की पॉलिसी जो पाकिस्तान के लिए वो बरकरार रहेगी। ट्रंप साहब अगर आते हैं तो क्योंकि ट्रंप साहब अमेरिका फर्स्ट के ऊपर बिलीव करते हैं, दुनिया में ज्यादा वो अपना नहीं चाहते कि दुनिया में हर जगह अमेरिका अपना वो काम दिखाता रहे, तो हो सकता है वो पाकिस्तान से कहें तो मैं उनके हाल पे छोड़े और कम से कम इस हद तक ही पाकिस्तान का फायदा हो जाए कि अमेरिका की इन्फ्लुएंस जो है या इंटरवेंशन जो है वो कम हो जाए। मगर मैं नहीं समझता कि कोई बेसिक चेंज जो है, हाँ ईरान की हद तक जरूर, मिडिल ईस्ट की हद तक जरूर कि कौन इलेक्ट होके आता है। यूक्रेन में डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा कि कौन इलेक्ट होके आता है। अगर साहब, जिस तरीके से आपने पहले बात करते हुए ये कहा कि डीप स्टेट के मुखालिफ बयानात ट्रंप भी देते रहे, अब अगर ट्रंप की जीत हो जाती है तो हम क्या समझें कि डीप स्टेट की नाकामी है, या फिर हम ये समझें कि ट्रंप एक कॉम्प्रोमाइज पर्सनैलिटी बन गए? देखिए, मैं आपसे फिर अर्ज करूं, जो स्टेट नैरेटिव है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन सदर ट्रंप जो है वो रिवायती सियासतदान नहीं है, एक पॉपुलर लीडर के तौर पे इमर्ज किए हैं। और यकीन जानिए कि जब 2016 में वो इंतखाब लड़ रहे थे रिपब्लिकन प्राइमरी, तो कोई शख्स ये नहीं कह रहा था कि ये ट्रंप जो है कैंडिडेट बन सकेंगे। वो यही समझते थे कि ट्रंप चंद कदम चलेंगे और चंद महीनों में इस डेमोक्रेट रिपब्लिकन प्राइमरी से आउट हो जाएंगे। लेकिन वक्त ने साबित किया, उनकी मुस्तकिल मिजाजी ने, कि वो फाइनल कैंडिडेट बने। फिर हिलरी जैसी मजबूत उम्मीदवार को शिकस्त दी उन्होंने, और हिलरी ने कंसीड नहीं किया था। रिवायात की खिलाफ वर्जी करते हुए हिलरी ने कंसीड नहीं किया और सदर ट्रंप को ग्रीट नहीं किया। तो उनकी वो लड़ाई जो थी वो फैलती फैलती 4 सालों में आगे बढ़ी, और उसके नतीजे में सदर बाइडेन जब आए हैं इलेक्शन में, तो वो सारे चीज़ें और पेंडेमिक और बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जिनको हम इग्नोर करके अमेरिका की सियासत को नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं मेजर कर सकते। हमेशा ज़हन में रखिए, जो पाकिस्तान का जब जिक्र आता है तो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा है, और हमने हमेशा अपने गले में एक टैग लगा के रखा कि यूज मी। हमारी फॉरेन पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है, और अभी भी जो इस वक्त जो हमारी हुकूमत है या जो जिन लोगों के पास इख्तियार है, जो साहिब इख्तियार लोग हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि आने वाला कल क्या होगा। वो एक कंफ्यूजन में है, और ये लॉबिंग से मसला हल नहीं होगा। ये बुनियादी तौर पे फॉरेन पॉलिसी के आपको नैरेटिव्स तय करने हैं। यहाँ पे मैं एक राय दे सकता हूँ कि हमारे पास एक अच्छा फॉरेन डिप्लोमेट था, है, उसे इस्तेमाल किया जा सकता था, और वो अपनी
तवानाइयाँ कहीं और सर्व कर रहे हैं। आपके जो वज़ीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उनके अमेरिका में उस इस्टेब्लिशमेंट से, उस डीप स्टेट से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्हें इस वक्त अमेरिका में सफ़ीर होना चाहिए था ताकि आने वाले कल में वो पाकिस्तान का जो है मुकदमा अच्छे तरीके से लड़ सके। ये मेरी एक ज़ाती राय। ये वैसे ज़ाती राय पहली बार सुनने को मिली है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मुकाम बाला तक ये पहुँचे। लेकिन मसरूर जावेद साहब, सर क्या समझते हैं कि अगर ट्रंप बिलफर्ज, हम मफरूज़े के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि हक़ाइक़ तो लम्हा ब लम्हा अपडेट हो रहे हैं, मफरूज़े के ऊपर अगर बात करते हुए मैं ये सवाल पूछूं कि अगर डोनाल्ड जे ट्रंप इस इंतखाब में हार जाते हैं तो क्या उनको खदशात हैं कि उनके ऊपर बनाए गए केसेस दोबारा से खुलेंगे और उन्हें पाबंदी सलासिल होना पड़ेगा? देखें, ये तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो केसेस जो है ना, वो बनाए हुए केसेस नहीं कह सकते। मतलब यहाँ पे लॉ है और लॉ के हिसाब से जो भी केस उनके ऊपर बनेगा जायज तरीके से उसके ऊपर कार्रवाई होगी जरूर। और अगर वो इलेक्ट होके नहीं आते तो जाहिर है वो केसेस जो हैं वो अपने चलते रहेंगे। और जो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको रोका हुआ है इस वक्त इलेक्शन की वजह से, उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी। तो इसका तो फर्क पड़ेगा। और मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि कोई ऐसे आपके ऊपर कोई झूठे केसेस बना के वो कर दे, वो एक लेवल तक जाके वो सच्चाई सामने आ जाती है। और यहाँ पे अमेरिका की सबसे बड़ी खूबी या सबसे बड़ी उसकी जो बारहा ये बातें करते रहे हैं कि ये झूठे केसेस मेरे ऊपर बनाए गए हैं, मुझे दबाने की कोशिश की गई है, पॉलिटिक्स से आउट करने की कोशिश की। वो तो मगर वो तो कोर्ट ही फैसला करेगा ना। जाहिर है कोई भी एक्यूज जो है वो नहीं कहता कि मेरे ऊपर सही केस है, तो वो अपना केस लड़ेंगे और जो कोर्ट में जाएगा फैसला होगा। ये अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूती, सबसे बड़ा जो उनका दुनिया में इस वक्त जो अमेरिका को सुपर पावर की हैसियत हासिल है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। और लॉ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज इस तरह से नहीं कर सकता कि किसी के कहने से कोई या किसी के इन्फ्लुएंस से कोई लॉ में चेंज आ जाए या जजेस अपना काम चेंज कर दें। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हमेशा बड़े उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, मगर वो हमेशा ये देख के कहते हैं कि इंसाफ किस तरह होना चाहिए। तो ये एक सिलसिला चलेगा। हाँ, अगर ट्रंप साहब जीत जाते हैं इलेक्शन तो जाहिर है वो केसेस जो है वो अपने तौर पे खुद ही खत्म करा सकते हैं या उसको वो पार्डन अपने आप तो बात है ना सर, जब इंसाफ व कानून के मुताबिक है तो जीतने के बाद फिर इस्तिस्ना कैसा? नहीं, वो तो उनके देखें, वो उनका कानूनी उनके ऊपर अथॉरिटी है ना पार्डन की, तो वो अपने आप का पार्डन कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि वो कोई ऐसी चीज करेंगे जो कानून के खिलाफ होगी, वो कानून के अंदर ही रह के फैसला करेंगे। और मैं समझता हूँ कि फिर ये केसेस जो है उनका रुख दूसरी तरफ होने के चांसेस है। मगर ये कि पहले भी देखें, जब ट्रंप साहब थे तो उस वक्त केसेस को रोका गया था और इंतजार किया गया था कि जब ये प्रेसिडेंसी से हटे तो उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। तो वो चलती रहेगी अपने यहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई है। और अगर इलेक्शन में वो नहीं आते तो जाहिर है उसमें जरूरत है। जावेद खान साहब, आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये जो 92 की स्पेशल अमरीकी इंतखाबात के हवाले से ट्रांसमिशन है, ये रात गए भी आप जो है वो देखते रहेंगे, जिसमें लम्हा ब लम्हा आपको हर रियासत की और बिलखुसूस स्विंग स्टेट्स की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि कौन आगे और कौन पीछे और कितने मार्जिन से, वो आपको लम्हा ब लम्हा उसकी आगाही मिलती रहेगी। और कल रात 12 बजे तक यूं ही अमरीकन इंतखाबात का जो असर है पूरी दुनिया पर पड़ने वाला और उसमें जो तब्दीलियाँ उसके हवाले से आपको आगाही मिलेगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, अल्लाह ने के बाद।